नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल सब्जेक्ट सिलेबस सीरीज़ के अंदर। यानी इसके हम क्या करेंगे भी, जो हमारे यूपीएससी के लिए जो जीएस के अंदर आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसके सारे के सारे से हम अच्छे से विस्तार से करेंगे। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी से है, तो इसका हमारा चैप्टर चल रहा है मुद्रास्फीति। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, जो आप इसमें इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऊपर आपको एक आई और बटन मिल जाएगा, उसके अंदर भी इसकी आप वीडियो देख सकते हैं। पहले आप वह वीडियो देखें और फिर आप इस वीडियो को देखें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेनली यूपीएससी के लिए बनाया गया है, यानी यूपीएससी को ध्यान में रखते बनाया गया। बाकी इसके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पर इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, पहले भाग में हमने मुद्रास्फीति को देख लिया था। अभी मुद्रास्फीति होती क्या है, और कहीं न कहीं उसके यानी हमने प्रभाव भी देख लिए थे कि मुद्रास्फीति से किस प्रभाव अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में देखें भी जो मुद्रास्फीति है वो कैसे उत्पन्न कैसे होती है, यानी क्या कारण होता है भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, किन किन कारणों से मुद्रास्फीति का जन्म होता है। ठीक है, तो इसके जो तीन यानी मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, यानी जो उनका जो पैदा होने का जो प्रकार है, यानी स्थिति उत्पन्न होने के जो प्रकार है, वह तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, यानी ऐसा इन्फ्लेशन जो मांग के वजह से हुआ है। ठीक है, अगला कहता है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी ऐसी मुद्रास्फीति जो लागत की वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है। मुद्रास्फीति को हमने देखा था भी, मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई होती है, यानी मांग की वजह से महंगाई हुई है, लागत की वजह से महंगाई हुई है, या संरचनात्मक यानी कुछ ऐसे तत्व की वजह से हुई है। ना तो मांग अर्थव्यवस्था में कम है और न ही लागत की कमी है, मगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई है, तो वह संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक यानी जानबूझकर उसको मुद्रास्फीति को जन्म दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। ठीक है, जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो मांग जनित मुद्रास्फीति यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। यदि आय में बढ़ोतरी के कारण रोजगार में अतिरिक्त अवसर के तथा बैंकों में आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो, अथवा सरकार सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करती है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अथवा तरलता बढ़ जाती है और उपभोक्ता के पास अधिदेश यानी अधिशेष राशि बच जाती है। अर्थ क्या है इसका देख लेते हैं भी। ये कब होती है? जब क्या होता है भी, जब मुद्रास्फीति के अंदर जो यानी जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर मांग क्यों बढ़ देती है? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, अगर किसी के पास पैसा अधिक है तो वह किसी न किसी चीज़ का उपभोग के लिए मांग करेंगे, मगर उस मांग के मुकाबले जो यानी जो पूर्ति है वह नहीं हो पा रही है। यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी, एक देश में 100 लोग हैं टोटल। ठीक है, 100 लोग इकट्ठे इकट्ठे जब टीवी की मांग करेंगे, ठीक है, उनको टीवी खरीदना है, मगर जो टीवी का उत्पादन हो रहा है वह केवल और केवल 50 का ही हो रहा है। ठीक है, तो यानी 100 लोगों को टीवी चाहिए, मगर उत्पादन 50 का हो रहा है, तो इससे क्या होगा? उसमें से कुछ जो 50 धनी लोग होंगे वो क्या कहेंगे, जिस टीवी की कीमत 100 रुपये है वह उसकी 110 रुपये देने को तैयार होंगे। ठीक है, तो ये 10 रुपये जो बड़ी है वह क्या है? हमारी मुद्रास्फीति है, यानी ये मांग की वजह से मुद्रास्फीति है। यानी लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि वह उस वस्तु के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दाम देने को भी तैयार है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहता है भी, वह मांग यानी पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है भी रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी हर किसी के पास रोजगार है, जिससे क्या हो गया, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है भी बैंक के आधार पर आसानी से ऋण देते हैं या कम ब्याज दर देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है भी बैंक ब्याज ले ही ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि बैंक से हम पैसा लेते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल बाद में वही पैसा उसको दोबारा लौटाना है या बहुत ही कम ब्याज दर पर लौटाना है, तो लोग क्या करेंगे, बैंकों से लोन लेंगे और उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेंगे और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यानी बैंक ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखता है भी आपको भी मांग, यानी बैंक ऐसी कोई बड़ी शर्त नहीं है कि आपको कोई सिक्योरिटी फीस देनी है या सिक्योरिटी के लिए कोई आपको वस्तु रखनी है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगता है। तो यानी आप बैंक के पास जाओ और लोन ले लो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होगी तब भी क्या होगा भी, कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति भी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अभी जो एक न्यूज़ आई थी, अभी जो वर्तमान में जो मुद्रास्फीति या महंगाई की दर हमारी जो 6.7% के आसपास बढ़ चुकी है, वह भी कहीं ना कहीं मांग जनित मुद्रास्फीति है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है भी, मांग बहुत ज़्यादा है, जबकि पूर्ति हम उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बस आगे यही बात कही तो क्या कहते हैं,
ये सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी। सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी का अर्थ होता है जो सरकार क्या करे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा यानी खर्च करे भी हर लोगों के पास पैसा हो, या फिर इतनी कल्याणकारी योजना चला दे जिसकी वजह से हर व्यक्ति के पास अधिक से अधिक पैसा आए। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं भी रोजगार किसी के, जैसे सरकार क्या करेगी, सरकार ने स्कीम चलाई भी हर किसी को हम 1000 रुपये, ठीक है, यानी बेरोजगारी बढ़ता देगी, हाँ वैसे ही हम 1000 रुपये देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, नॉर्मल मांग थी। अभी सरकार ने क्या किया, उसको बढ़ाकर कह रहा भी ठीक है हम किसी को 10,000 तक के रुपए देंगे। तो जिसके पास पहले 1000 रुपये आ रहे थे, अभी वह कल्याणकारी योजना के माध्यम से 10,000 रुपये कमा रहा है, तो वह 10,000 रुपये का क्या करेगा, उपभोग करेगा। उपभोग करेगा तो कोई वस्तु की मांग बढ़ेगी, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि पैसे तो हर किसी के पास हैं, तो वस्तु खरीदने, क्योंकि वस्तु जो हमारे साथ संसाधन है वह कहीं ना कहीं हमारे पास सीमित होते हैं। ठीक है, यानी जो संसाधन है, जैसे हम एक जैसे टीवी का एग्जांपल लिया तो टीवी तो हमारे पास 50 ही है, कहीं ना कहीं जो टीवी की मात्रा है वह तो 50 ही है, मगर जो खरीदने वाले हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो जो टीवी की जो एक्चुअल कीमत थी उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसे बस यही लिखा है इसके बाद में, जो तरलता बढ़ जाती है, तरलता का अर्थ यही होता है भी कितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जितनी मात्रा अधिक होगी तो उससे कहेंगे भी तरलता ज़्यादा है, और मात्रा कम होगी तो हम कहेंगे तरलता कम है। ठीक है, अगला क्या है कि उपभोक्ता के पास, ठीक है, इसके बाद में इसका प्रयोग अधिक से अधिक उपभोग के उद्देश्य से होता है, ये हमने देख लिया, जिससे कि मांग बढ़ती है, ये भी हमने देख लिया। यदि बढ़ी हुई मांग का सही मात्रा में और सही समय पर पूर्ति न हो तो मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी, ये भी हमने अच्छे से देख लिया। इसका हम क्या करेंगे, जब भी हम कभी मुद्रास्फीति संबंधित आंसर राइटिंग लिखेंगे तो हम मुद्रास्फीति का एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख देंगे। वैसे उसमें है कुछ नहीं, मुद्रास्फीति इज इक्वल टू समग्र मांग। समग्र मांग का मतलब जितनी मांग है और समग्र पूर्ति, यानी मांग है वह पूर्ति से अधिक है, तो ऐसे में क्या होगी, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, किसकी वजह से, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, और इसमें क्या है भी एक देश विकासशील अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे विकासशील देश है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो उसमें क्या होगा भी रोजगार के अवसर बनते रहते हैं, यानी रोजगार दिनों दिन बढ़ता जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा भी जो मांग जनित मुद्रास्फीति है वह कहीं ना कहीं तो उत्पन्न हमारे यहाँ होने संभाव सी बात है। इसीलिए सरकार ने लक्ष्य रखा है, यानी आरबीआई ने हमारे क्या है, जो मुद्रास्फीति को हम कम से कम 4% और अधिक से अधिक 6% रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ जो मुद्रास्फीति का जो रखेंगे 6 और 4 के बीच में रखने का प्रयास करें, पर वर्तमान स्थिति कौन सी है, वर्तमान स्थिति हमारी जो मुद्रास्फीति है वह लगभग 6.7% के आसपास चल रही है, जो कि कुछ दिनों पहले तो और ज्यादा भयावह स्थिति थी, जो 7% से भी प्लस में थी। ठीक है, तो अभी हमें इसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है, क्योंकि जो हमारा टारगेट अभी कितना है, 4 और 6 के बीच में, 4 यानी 4 तो मिड पॉइंट है, ±2, यानी कम से कम 2 रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रखेंगे, यानी 2 से हम कम नहीं होने देंगे और 6 से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अगर 2 से कम हो गई तो क्या हो गई, जब भी अर्थव्यवस्था में मांग ही नहीं है। ठीक है, आप टीवी बना रहे हो, यानी 50 टीवी बना रहे हो, टीवी खरीदने वाला एक व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, टीवी का जो मूल्य है जो 100 रुपये था वो कहेगा चलो एक बिक रहा है, उसे हम 100 की बजाय 90 में बेच देंगे या 80 में भी बेच देंगे, तो इससे क्या होगा, फिर मुद्रास्फीति भी जन्म लेगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना भी मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है, जो कि हमने देख लिया। यही कारण है कि हर अर्थव्यवस्था में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म देकर बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं भी जो रोजगार के जो मांग जनित मुद्रास्फीति है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में रोजगार के अतिरिक्त अवसर को, यानी जो कहीं ना कहीं रोजगार हम देंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, तो और मांग को हम जन्म देते रहते हैं भी, ताकि अर्थव्यवस्था मांग कम ना हो, यानी हम वो 2 वाली स्थिति पर न पहुंच जाए, ऐसे ना हो भी अर्थव्यवस्था में मांग ही न रहे। ठीक है, अगला कहता है, परंतु बेरोजगार की दर को इस प्रकार कम किया जाता है जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, यानी जो रोजगार देना है हमें कुछ इस प्रकार से देना है भी, कैसे, ऐसा ना हो भी हम सबके पास रोजगार है तो सब व्यक्ति क्या करेंगे, उसका उपभोग करना शुरू कर देंगे, जिससे मुद्रास्फीति जन्म होगी, मगर हमें इस प्रकार से बेरोजगारी को यानी रोजगार देना है ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, यानी हमारे जो पार के लक्ष्य है उससे बाहर न जाए। ठीक है, तो इसको जो ऐसी स्थिति होती है जिसको हम नायरू बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो ये है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, मगर इसमें हम इतना इसको छू के ही निकलते हैं। जो ये स्थिति होती है, यानी रोजगार और मुद्रास्फीति के बीच में संतुलन बनाने की जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, नायरू बोलते हैं, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
ऐसी समस्या से बचने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रोजगार के अवसर उत्पादन क्षेत्रों में उत्पन्न हो। यानी इस ऐसी स्थिति ना हो तो इससे हम क्या करें भी रोजगार के क्षेत्र है वह ऐसे क्षेत्र हों जहाँ से कुछ उत्पादन होता हो। यानी जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति है, ठीक है, या अगर टीवी बनाने वाला व्यक्ति अगर टीवी वाली कंपनी में ही कार्य करता है तो वह टीवी बनाता ही वही है और वह खरीदता ही वही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भी हम उसका उत्पादन भी कर रहे हैं और उसका उपभोग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मांग और जो पूर्ति है उसके बीच में संतुलन बना रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। वैसे मुद्रास्फीति में ऐसे बहुत आयाम होते हैं। ठीक है, हम जब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है भी हम दो वस्तुओं को या ज़्यादा वस्तुओं को एग्जाम्पल लेकर नहीं चलते हैं, ताकि यानी वैसे तो उपभोक्ता यानी बहुत सी वस्तु होती है ताकि हमारे समझना आसान हो। ठीक है, अगला कहता है जिसमें मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ पूर्ति भी सुनिश्चित होती है। ठीक है, यही बात हमने देखी। मांग जनित मुद्रास्फीति आर्थिक समृद्धि से संबंधित होती है, बिल्कुल होती है। यानी जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो उससे क्या होगा, हमारा जो उत्पादन भी बढ़ेगा। क्या करेंगे, अगर मांग बढ़ती है, जैसे हमने 50 टीवी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, अभी 50 टीवी के लिए 100 की एग्जाम्पल यानी 100 की मांग है, तो कंपनी क्या करेगी भी टीवी का उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना करेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी बेचकर लाभ कमा पाएँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारी आर्थिक समृद्धि है वह कहीं ना कहीं बढ़ेगी। यानी 50 में से अगर 75 अभी टीवी का उत्पादन होगा, 75 लोग टीवी को खरीद पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसा ज़्यादा आया। जैसे मांग बढ़ती है उससे उत्पादन भी बढ़ता है, ये हमने देख लिया। यदि मांग जनित मुद्रास्फीति नियंत्रण में, तब इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, अभी अब देख लिया अभी मांग की वजह से मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होती है, अभी हम देखते हैं लागत की वजह से। ठीक है, लागत कैसे भी, कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें क्या होता है भी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान के चलो भी हम पेट्रोल खरीदते हैं, ठीक है, अगर पेट्रोल का दाम आज 100 रुपये है और इसके बढ़ के 1000 रुपये हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे होगी जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है वह सारी की सारी क्या होगी, महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा हम अगर वह डेफिनेशन देख लें, यह उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न, ये हमने देख लिया। यदि कच्चे तेल और माल में भी अन्य प्रकार के उत्पादन और व्यय में बढ़ोतरी की जाती है, तब अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी प्रदान की गई सेवा भी महंगी हो जाती है, ये भी हमने देख लिया है। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे क्या गेहूं के मूल्य में, अगर आज जैसे गेहूं का मूल्य है, गेहूं के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो गेहूं से उत्पादन होने वाली जो वस्तु होती है वह भी स्वतः ही महंगी हो जाएंगी। जैसे गेहूं का आटा होता है या जो मैगी बनी होती है गेहूं से, ठीक है, वह भी अपने आप स्वतः ही महंगी हो जाएगी। क्योंकि पहले जो गेहूं हमें 10 रुपये केजी मिलती थी, अभी वह हमें कितनी मिल रही है, 20 रुपये केजी मिल रही है। तो जो मैगी बनेगी, ये जो आटा बनाया जाएगा वह भी तो स्वतः महंगा हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं 10 यानी 20 रुपये में अगर व्यक्ति गेहूँ खरीद के उसको 15 रुपये में बेच देगा, तो 5 रुपये का नुकसान तो अपना खुद का करेगा नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं लागत जनित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसी तरह हमने पेट्रोल और डीजल का भी एग्जाम्पल हमने देख लिया। ठीक है, आगे क्या है, इसीलिए इसमें एक लाइन लिख रखी है, आयातित उत्पादनों में मूल्य में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को हम आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी इसमें कहा गया भी अगर कोई चीज़ हम आयात करते हैं यानी बाहरी देश से हम खरीदते हैं, जैसे हम पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। अगर बाहर के डीजल में अगर महंगा मिलेगा हमें, तो उससे क्या होगा, हमारी मुद्रास्फीति में क्या हुआ, उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी जो पेट्रोल हमें बाहर से पहले 10 रुपये लीटर मिल रहा था, अगर वह हमें 20 रुपये लीटर मिलने लगे तो भारत में जो पेट्रोल है वह स्वतः ही महंगा हो जाएगा। तो इसे हम एक प्रकार की आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, अगला जो मुद्रास्फीति का पार्ट है वह कौन सा है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसी मुद्रास्फीति जिसको जानबूझ करके, ठीक है, जबकि मांग और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, नहीं लागत में हमें कच्चा माल भी अच्छे से मिल रहा है, फिर भी मुद्रास्फीति है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल। यानी कुछ ऐसे शरारती तत्व भी कह सकते हैं हम जो मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं ताकि वह अपना लाभ सुनिश्चित कर पाए। क्या कहते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था के कारण यानी संरचनात्मक समस्या के कारण होती है। कैसे, यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो और मांग भी सामान्य रहे, तब भी भंडारण की सुविधा की भी कमी के कारण भी या परिवहन की सुविधा की कमी इत्यादि के कारण भी मूल्य में बढ़ोतरी संभव है। यानी हम देखते हैं जैसे अगर हम गेहूँ, हर कहीं तो गेहूँ नहीं होता है, कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पर गेहूँ नहीं होता। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर गेहूँ नहीं होता है वहाँ पर गेहूँ को पहुँचाना पड़ता है। अगर जो गेहूँ है वह समय पर नहीं पहुँचता है तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यह क्या है कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति होगी। क्या है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण ये मुद्रास्फीति जन्म हो गई। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, इसके अंदर हम संरचनात्मक की और पार्ट है जैसे जमाखोरी है।
जमाखोरी क्या कहते हैं भी, लोग इसको जैसे हम काला बाजारी कहते हैं जिसको स्टोर कर लेते हैं, यानी अभी जो किसी चीज़ का दाम सस्ता है तो उसको पहले हमने स्टोर कर लिया, बाद में उसको जब थोड़ा महंगा हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, सनातनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देगी। अगला कह रखा है इसमें काला बाजारी। काला बाजारी भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, एक व्यवसायिक समूहीकरण। व्यवसायिक समूहीकरण में क्या करते हैं लोग भी, इसमें ऐसा होता है भी जैसे कुछ समूह मिल करके, ठीक है, उन्होंने अपने दे लिया भी हमें गेहूं है, गेहूं बेचने वाले जैसे 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों ने क्या किया, मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भी अभी हम जो गेहूं है वह क्या करेंगे, 20 रुपये से कम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तीनों ने ये कर लिया, यानी गेहूं खरीदने वाला है वह 20 रुपये से कम किसी से भी नहीं खरीद पाएगा, जबकि जो एक्चुअल जो वैल्यू है वह उसकी केवल और केवल 10 रुपये ही है। तो इससे क्या होगा, जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा उसको तो नुकसान हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, व्यवसायिक समूहीकरण। ठीक है, यही हमने इसको बारे में समझा है। तो जमाखोरी क्या होती है, जमाखोरी के अंतर्गत बिचौलियों और व्यापारी किसी भी वस्तु के उत्पादन से के अतिरिक्त मात्रा में खरीद कर बाजार तक पहुंचने नहीं देती है और लंबे समय तक संरक्षित हुए बाजार में वस्तु की कृत्रिम कमी देते हैं। तो इससे क्या करते हैं भी, जो व्यापारी होते हैं वे क्या करते हैं भी, वस्तु को पहले अधिक मात्रा में खरीद लिया। ठीक है, गेहूं ले लो, प्याज ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, जैसे प्याज के लिए से ऐसी स्थिति होती रहती है। तो इसे क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं जो व्यापारी होते हैं वे प्याज को पहले कुछ रख लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि भविष्य में जब प्याज की कमी आए तो उसको अधिक मात्रा में खरीद के बेच पाए। अगला कहता है काली बाजारी। काला बाजारी वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु और सेवा को गलत जगह और गलत तरीके से बेचा जाता है, जैसे पीडीएस के खाद्यान्न को खुली बाजार बिक्री में व्यवस्थित समूहीकरण का प्रक्रिया। ऐसे क्या होता है, काला बाजारी में अंदर क्या होता है भी, जैसे कोई वस्तु, जैसे पीडीएस हमारी स्कीम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है भी, हमें जो लोगों को सस्ते दामों पर जो भोजन उपलब्ध करवाना होता है, जबकि क्या करते हैं इसमें लोग भ्रष्टाचार करके क्या करते हैं भी, इसका जो खाद्यान्न है उसको बाजारी मूल्य पर बेचते हैं, तो वह क्या होगी, काला बाजारी होगी। इससे कई उत्पादन प्रतिस्पर्धा को भी दरकिनार कर देते हैं। इससे ये भी होता है भी, जो कई जो होते हैं भी, जो प्रतिस्पर्धा को नहीं देखते, वह देखे ठीक है जो जैसा है मिल रहा है वह ठीक है, और अपने मूल्यों को बढ़ा देते हैं, जिससे उपभोक्ता बढ़े हुए मूल्य पर खरीदने के लिए विवश हो जाता है। अगला है हमारा व्यवसायिक समूहीकरण। इसके अंतर्गत क्या कहता है भी, फर्मों का समूह है प्रतिस्पर्धा को त्याग कर आपसी सहमति से, अब जहाँ कहते हैं भी जो अधिक से अधिक बेचने के लिए जहाँ जो व्यापारी हैं वह प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है, उस प्रतिस्पर्धा को छोड़कर यानी कंपटीशन को छोड़ करके क्या करेंगे वह, बस उनको लाभ कमाने से संबंधित आपसे समझौता करके जब मूल्य में यानी क्रय करने के लिए एक मूल्य निर्धारित कर देते हैं भी, हम 20 रुपये से कम बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यानी जो खरीदने वाला है वह खरीदेगा, चाहे कहीं से भी खरीदे, हमसे 20 रुपये ही खरीदेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया, जो व्यवसायिक समूहीकरण हो गया, यानी व्यवसाय है उसका समूह बनाकर मुद्रास्फीति को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो हम वीडियो का साइज़ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, इतने ही वीडियो का साइज़ रखते हैं। कल इसमें हम जो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या कौन कौन से रूप पाए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।